न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मोदी जी के खासम खास और पीएमओ में मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये एक ताजा बयान जो सुषमा स्वराज जी का बयान आया है कि नवाज शरीफ जी के जो बयान है कि हम कश्मीर के लिए वेट कर रहे हैं कि कब वो पाकिस्तान का अंग बनेगा, इससे नापाक बयान कोई और नहीं हो सकता। हाँ, वैसे तो जैसे आपने अनुराधा जी कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी के इस कथन के बाद कुछ जोड़ने को नहीं रह जाता और उसकी आवश्यकता भी नहीं। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी कि जब से ये बयान आया है मेरे भी ध्यान में ये बात आ रही थी कि एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, जहाँ तक के भारत और पाकिस्तान के रिश्तों और आपसी डिप्लोमेटिक जार्गन का संबंध है। पहले जब भी कोई आतंकवादी घटना होती थी जम्मू कश्मीर या भारत में और भारत की ओर से ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के द्वारा प्रोत्साहित है, तो अक्सर ये उत्तर मिलता कि नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। यदि पकड़े भी गए हैं और पाकिस्तानी होने का उनका प्रमाण भी मिला है, तब भी वो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, दे आर नॉन स्टेट। सो दे टुक रिफ्यूज इन द एलिबी ऑफ नॉन। अब वो बात भी उन्होंने दरकिनार कर दी और खुल करके आ गए। हालांकि हम तब भी कहा करते थे कि यदि नॉन स्टेट एक्टर भी हैं तो जब तक उनका वो पाकिस्तान की धरती से आए हैं तो जिम्मेवारी उनकी भी पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की सरकार को ही कबूल करनी पड़ेगी। परंतु अब तो इस्लामाबाद की सरकार स्वयं कहने लगी और टू सम एक्सटेंट ट्राइंग टू क्लेम क्रेडिट। पहले बार बार ये कहा जाता था कि एविडेंस दिया जा रहा है, प्रूफ दिया जा रहा है। अब प्रूफ की आवश्यकता नहीं रही, मोर देन एविडेंट कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें है। तो अब ये क्या कहा जा सकता है डॉक्टर सिंह कि हमारा भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो अब अपने लोएस्ट एब पर पहुंच गया है? क्योंकि जब वहाँ के प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार की परसेप्शन बनी है सारे देश में, उससे पाकिस्तान की भूमिका बेनकाब हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और इस समय सारे देश में ये एक राय बनी है, एक ओपिनियन बना है कि वी हैव टू कॉल द ब्लफ, कि बहुत देर तक ये बात अब शायद नागवार रहेगी कि बार बार ये कहा जाए कि पाकिस्तान की ओर से वहाँ की धरती से ये टेररिज्म एक्सपोर्ट किया गया और वो कहें कि ऐसा नहीं हुआ। ये अब डबल स्टैंडर्ड वाली बात तो ज़्यादा देर से पठानकोट पर अब कोई बात नहीं होगी। अब वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी वो सब खत्म नहीं। ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड और बड़े स्पेसिफिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के साथ संबंधित लोग या उनके प्रवक्ता दे पाएँ। परंतु इतना हमें समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में और ख़ासतौर से भारत और पाकिस्तान के इतने नाजुक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं, घटनाक्रम के अनुसार पोजीशनिंग भी बदलती है। और आज जैसे कि विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कहा है, वर्तमान में जो रुख हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए था, जो भारत के हित में है, उस प्रकार का हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने अपनाया है। ये सारा मसला जो है उसके पीछे उसका बैकग्राउंड कश्मीर है और आप चूंकि खुद जम्मू और कश्मीर से को बिलोंग करते हैं डॉक्टर सिंह, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही सवाल है कि आपकी और बीजेपी की वहाँ पर सरकार है और इस तरीके की हिंसा भड़की कि पूरा का पूरा कश्मीर जो वैली है, घाटी जो है वो झुलस रहा है। आप लोग नाकाम हो गए। विपक्ष आप पर यही तो आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ किया दिया, जो था सब कुछ, जो एक पटरी पर चीज आ रही थी उसको खराब कर दिया। इतनी हिंसा हो रही है, ऐसा नहीं है उसका। आप देख लीजिए कि फोन बंद, इंटरनेट बंद, हर कुछ बंद, लोगों को घर में बंद कर दिया। उसके बावजूद 500 झड़पें हुई, 46 लोगों की मौत हुई। मतलब तो जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो बनेगी। निश्चय ही कोई भी सरकार जिम्मेवारी से हट नहीं सकती। लेकिन मैं इसका 2 भाग में उत्तर दूंगा यदि आप थोड़ा समय दें। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके समय के आंकड़े पर ही आजकल तो एविडेंस बेस्ड रहा है। 2010 में 100 से ज़्यादा मौतें। आई एम नॉट गेटिंग इनटू कॉम्पिटिटिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ। 2 wrongs डोंट मेक 1 right। और ये कहने का अर्थ मेरा हरगिज़ नहीं, जिम्मेवारी होनी किसी को कबूल करनी पड़ेगी यदि 40-50 डेथ्स भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आज से 5 साल पहले 100 से अधिक हुई। 2008 में अमरनाथ आंदोलन हुआ, इतना भयंकर आंदोलन हुआ कि सारा विश्व उससे चौंक गया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहना कि चूंकि बीजेपी के साथ सरकार बनी इसलिए इस तरह का हुआ,
और ये वो लोग कह रहे हैं जो स्वयं पीडीपी के साथ भी गठबंधन में रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रहे। अब चूंकि शायद वो नहीं रह पाए तो इसलिए इस प्रकार का तर्क देने का उनको प्रयास किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी एक तो किसकी है? क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था? क्या था? 2 दिन तक घाटी में हिंसा होती रही और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहीं दिखी नहीं। ये सब क्या हो रहा ये देखिए मैं लोगों को लग रहा था कि कोई कंट्रोल में नहीं है, ना तो सेंटर कंट्रोल में ना स्टेट कंट्रोल में। विदाउट कैरिंग ब्रीफ फॉर एनीबडी, मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। यदि यही मापदंड होगा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी मौके हुए जब वहाँ के मुख्यमंत्री विदेश चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, आपकी बात मैं मानता हूँ। वी डोंट हैव टू टेक रिफ्यूज इन दैट एक्सक्यूज। हमने अगर जिम्मेवारी ली है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है हम जनता की अपेक्षा पर पूरा उतरें, जो राष्ट्र की अपेक्षा पर पूरा उतरें। और मुख्यमंत्री अपने ढंग से अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रही हैं। कल ही उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी की है और बहुत ही सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव बयान उनकी तरफ से आए हैं महबूबा जी की तरफ से। लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने बैठक की थी दिल्ली में, उसमें वो नहीं प्रेजेंट थी, वो नहीं थी, महबूबा जी नहीं थी। अब ये कहना कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आई, इसका एक दूसरा भी स्कूल ऑफ ओपिनियन है। वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री को वहीं रहना चाहिए था जहां ये घटनाक्रम चल रहा था। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, यदि वो आ भी जाती यहाँ बैठक में या उन्हें बुलाया भी जाता तो यही सेक्शन ऑफ मीडिया का एक हिस्सा ये कहता कि वो कश्मीर में आग लगी हुई है और मुख्यमंत्री बैठक के बहाने दिल्ली चली गई। तो मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा महबूबा जी के साथ उनको ऐसा कहना। आजकल तो हर तरह का संपर्क बना हुआ है और निरंतर गृह मंत्री जी दिन में 2 बार 3 बार उनके साथ बातचीत भी करते हैं और आज भी गृह मंत्री कश्मीर में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का बहुत बड़ा तर्क है या इससे कोई अंतर पड़ता है। लेकिन मोदी जी के लिए कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। वो उसके लिए तमाम तरीकों के सपने जिसे कह सकते हैं मोदी जी ने देखे हैं। बहुत 22 महीने की सरकार में शायद 10 या 12 बार उनका कश्मीर वैली में जाना हुआ। तमाम अरबों रुपए के उन्होंने पैकेजेस, रिलीफ के पैकेजेस दिए। उसके बावजूद वहाँ के लोगों को, खास करके घाटी के लोगों को, ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जी के टेन्योर में और आप लोगों की साथ की सरकार उनकी प्रॉब्लम्स को हल करेगी? नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, तो ये चिंतन योग्य है। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब ये मानते हैं कि मोदी जी जम्मू कश्मीर को और अन्य दूर दराज के प्रदेशों को, भले ही पूर्वोत्तर के प्रदेशों को बड़ी अधिक प्राथमिकता देते हैं। और मेरे ख्याल से इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 80,000 करोड़ का पैकेज एक ही घोषणा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दिया। और बीच में जब बाढ़ आई तो वो स्वयं बाढ़ के आते ही वहाँ पर उपस्थित रहे। दीपावली के दिन भी चूँकि वहाँ बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ से लोग अभी राहत से निकल रहे थे तो वो कश्मीर में उपस्थित रहे। इन सब बातों में कोई संदेह नहीं। आज कश्मीर में युवाओं की एक नई पीढ़ी आई, जन्म ले चुकी है, पोस्ट 90, जिसका जन्म 1990 मिलिटेंसी के बाद हुआ। ये वो पीढ़ी नहीं है जिसने कुछ पिछला भी देखा था, कुछ अगला भी देखा था, लेकिन ये प्रोग्रेसिव सोच के बच्चे हैं। ये समझते हैं कि भारत इस वक्त केंद्र बिंदु है ग्लोबल प्रोग्रेस का, उसका हिस्सेदार भी बनना चाहते हैं। इनको ये समझाने की आवश्यकता है कि जो लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं, भले ही अलगाववादी नेता है, वो अपने बच्चों को तो कभी जिहाद करवाते नहीं। और इन युवाओं को ये समझाना है कि मान लीजिए यदि ये जिहाद इतना बड़ा धर्म का काम होता है, जैसे वो कहते हैं कि यहाँ से शहादत पाने के बाद सीधा जन्नत पहुँचना है, तो फिर अपने बच्चों को इतना पुण्य का काम क्यों नहीं करवाते? यदि हम ये वहाँ के युवाओं को समझा पाएं, मुझे लगता है आपकी बात से बात जोड़ते हुए उस बात को उन तक पहुँचाने में, रिलेट करने में अभी थोड़ा हमें और परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि वो जो बुरहान वानी की मौत के बाद जो लोग सामने आए उसमें ज्यादातर यही पोस्ट 90 के बच्चे थे। और सबसे ज्यादा अगर पीडीपी और बीजेपी के सरकार के खिलाफ अगर किसी को अविश्वास है तो ये उन्हीं बच्चों को है। निश्चय ही। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पोस्ट 90 की पीढ़ी है, इनके साथ रिलेट करने का आयाम भी थोड़े से भिन्न रहेंगे। उसमें हमें भी अपना रवैया, अपनी अप्रोच बदलनी होगी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले भारत और पिछले जम्मू कश्मीर का स्वरूप नहीं देखा, इनका उस तरह का एक्सपोजर नहीं हुआ। इन्हें एक छोटे से दायरे में जिस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया और अलगाववाद के साए में, उसमें उनकी मानसिकता ढल गई।
उनका हमारा ये फर्ज बनता है कि जब सारा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेज गति से विकास की दिशा में चल रहा है और सारे देश के युवा उसका लाभ ले रहे हैं, ये बच्चे वहां से वंचित ना रह जाएं। क्या आपको लगता है कि अगर आज की डेट में महबूबा की जगह मुफ्ती साहब होते, मोहम्मद मुफ्ती होते, मुफ्ती सईद होते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती? नहीं, अभी उस हाइपोथेटिकल प्रश्न में नहीं, वो इसलिए उलझा के आप मुझे क्योंकि धर्म संकट में मत डालें, परंतु मैं ये कहूँगा कि गिवन दी सर्कमस्टांसेस महबूबा जी ने उनका एक तो दाद देनी पड़ेगी कि निरंतर वो केंद्र के साथ समन्वय बना के रखी रही और केंद्र और भिन्न भिन्न एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। कभी उनकी ओर से, लेकिन बहुत परसेप्शन की प्रॉब्लम है। परसेप्शन तो यही है क्योंकि महबूबा जी की जो छवि रही है वो हमेशा, जिसे कह सकते हैं कि वहाँ के अलगाववादियों के साथ उनका एक अच्छा सा रिश्ता रहा है। लेकिन और जब वो सरकार में आ गई, सरकार की मुखिया बन गई और वो भी आप लोगों बीजेपी के साथ, तो वो कुछ थोड़ा एंटीथीसिस दिख रहा है। देखिए, हो सकता है आपका कहना ठीक और परसेप्शन हटने में समय लगता हो, लेकिन जो यदि आप एविडेंस देखेंगी तो मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनके जिस प्रकार के बयान आए हैं, इतने सकारात्मक, इतने रैशनल, ये भी नहीं कि कोई उन्होंने अपना मौके बदलाया। एक बड़ी खूबसूरत बात उदाहरण के तौर पर उन्होंने कही, जब उनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया, कांग्रेस वालों ने ही, कि साहब वहाँ क्यों आप उनके साथ गठबंधन करने लगी, तो उन्होंने ये कहा कि जब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपके नेताओं ने जम्मू कश्मीर का विलय किया था और जम्मू कश्मीर ने ये मान लिया कि भारत के साथ हमारा विलय हो, तो वो क्या विलय केवल कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था या पूरे भारत के साथ था? और यदि पूरे भारत के साथ था तो भारतीय जनता पार्टी और ये संगठन परिवार भी तो उसी का हिस्सा है। तो कहने का तात्पर्य कि उनकी अप्रोच इस समय बड़ी सकारात्मक, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि सारे राजनीतिक दलों को, बुद्धिजीवियों को भी और समाज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, ये नई पीढ़ी के युवाओं को। के खुद के जो लीडर्स हैं, जो महबूबा जी के साथ के उनके जो लीडर्स हैं, उनका ही दबाव आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा लगता है जैसे पड़ रहा है। बहुत उनकी बातें आ रही, नईम अख्तर साहब की बात आई, मुजफ्फर बेग साहब ने कहा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के चलने वाली बात नहीं हो रही। देखिए, आंतरिक उनकी जो भी दिक्कतें रही हों वो अलग, लेकिन एक बात आपने शायद नोट की हो, बीच में एक विलंब आया था 2 महीने का, जबकि राज्यपाल शासन था। यही कांग्रेस वाले हमारा मजाक करते थे, अरे साहब आप सरकार बनाने से क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे पीडीपी के। अब हमने बनाई, देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ये तर्क का कोई विशेष आधार नहीं। अब बन गई सरकार तो बोले आपके कारण हुआ। और दूसरी बात ये कि ये जो गठबंधन बना है पीडीपी के साथ, ये गठबंधन भाजपा ने जाके जनता से नहीं मांगा, दिस वॉज डिक्टेटेड बाई दी वोटर ने 2 दलों को तकरीबन बराबर के आंकड़े दिए। और मैं समझता हूँ सबसे अधिक लेजिटिमेसी इसी गठबंधन की हो सकती थी, क्योंकि 2 लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों डायगोनली ऑपोजिट व्यूज रखती रही हैं घाटी को लेकर के। बीजेपी का एक व्यू जो कि लेगेसी और हिस्ट्री के साथ आ रहा है, पीडीपी का अपना एक व्यू जब भी कहीं भी कोई गठबंधन बनता है, जम्मू कश्मीर में ही नहीं कहीं भी बने, और 2, 3, 4 वाजपेयी जी के समय तो इतनी सारी पार्टियां थी, कोई बाईं तरफ के, कोई दाईं तरफ के, कोई सेंटर ऑफ राइट, तो सेंटर ऑफ, तो उस समय एक जैसे न्यूनतम कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता, तो उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्री टू डिसएग्री, तो ये एक निर्णय लिया गया कि चूंकि मैंडेट ऐसा है कि विचित्र मैंडेट आया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये भाजपा ने नहीं मांगा, ये लोगों ने हमारे ऊपर, उनका आदेश था, और अगर हम इसका पालन नहीं करते तो हम अपने प्रजातांत्रिक दायित्व से नजर। अब उस दायित्व को निभाने के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये समझौता हुआ कि हम अपने सिद्धांतिक विषयों से हटे नहीं हैं, लेकिन आइडियोलॉजी को आड़े ना आने देते हुए मात्र विकास और विकास के एजेंडा को लेकर के दोनों पार्टियों ने ये संकल्प किया कि हम जम्मू कश्मीर के हित में और मोदी सरकार के सारे जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट एजेंडा है, उसका लाभ प्रदेश को पहुंचे, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। लेकिन जब आज की डेट पे देखिए तो डॉक्टर साहब की बीजेपी का जो अपना रैंक एंड फाइल है या पीडीपी का अपना रैंक एंड फाइल, दोनों की तरफ से अब ये प्रेशर बन रहा है कि अब ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं साथ चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का दबाव पीडीपी के ऊपर है या जिस तरीके का दबाव जम्मू में आप लोगों के ऊपर है, तो आप देखिए इस सरकार को कितने दिन तक इस तरीके से ढोएंगे? देखिए, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि आखिरकार प्रजातंत्र में किसकी सरकार बने इसका निर्णय तो जनता के वोट ने करना है,
और जनता के वोट ने पूरी टर्म के लिए इन दो पार्टियों को मैंडेट दे के रखा है। और आप एक बात फिर से नोट करिए, 2 महीने तक राज्यपाल शासन रहा, कोई भी और पार्टी आगे आकर सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस के जो नेता अब इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं संसद के भीतर भी और बाहर भी, ये भी पीछे हट गए। इन्होंने स्वयं कहा कि हम सरकार बनाने की क्षमता नहीं, इसके काबिल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी हट गए और बार बार हमें कहा जाने लगा कि आप हट रहे। तो कहने का तात्पर्य कि चाहे कठिन ही सही, चाहे राह कठिन हो जैसे आप कह रही हैं, लेकिन हमें ये जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। लेकिन आज जो स्थिति अब बन गई है, इस स्थिति में आप लोग इस सरकार को कितने दिन की मोहलत दे रहे हैं? आप खुद अपनी कितनी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो स्थिति है वहां पर अगर गवर्नर रूल लगाया जाए तो अब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब कंट्रोल से चीजें बाहर जाती जा रही हैं। अगर एक तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आ रहा है तो इसका मतलब तो चीजें हाथ से निकलती चली जा रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आ रहा है उसको विदेश मंत्रालय अपने ढंग से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर में जो प्रशासनिक स्थिति है उसको निपटने का एक अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य की तरफ आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर की अभी 15 दिनों में पैलेट गन्स यूज करने की क्या जरूरत है? जब पिछले आतंकवाद की घटनाओं में अधिक कैजुअल्टी होने लगी तो ये आरोप आने लगा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है इत्यादि इत्यादि, तो ये कहीं ना कहीं निर्णय किया गया कि लीथल वेपन्स को छोड़ करके नॉन लीथल वेपन्स का उपयोग किया जाए। अब ये है तो बेसिकली नॉन लीथल उपयोग, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसमें भी कुछ फेरबदल मॉडिफिकेशन की जा सकती है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करेगी। कि बुरहान वानी की मौत से ज्यादा जो हिंसा वहां भड़की वो आप लोगों के इस पैलेट गन के कारण भड़की। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से झड़प में लोगों की आंखें गई, रोशनी गई, लोग घायल हुए, उससे ज्यादा गुस्सा। मैं इस विषय पर टिप्पणी या कोई जजमेंट देना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मौके पर किस प्रकार रिएक्ट करना है ये सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुरहान वानी की मौत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं से कहीं ये भी इनपुट्स आ रही हैं कि यदि ना होती तो बहुत बड़ा एक आतंकवादी वहाँ पर घटना घटने वाली थी उसके निर्देश में और उसके दिशा निर्देश में। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें जो शायद सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं आती, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें अपने सेना और सेना दलों पर छोड़ देनी चाहिए। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। ये बताइए कि वाजपेयी जी ने कश्मीर को लेकर एक सपना देखा था, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। उन्होंने अलगाववादियों से बात भी करना शुरू किया था, एक सिलसिला शुरू किया था। उस सिलसिले को मोदी जी शायद आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वो सिलसिला आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर मीरवाइज की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली जो है, नई दिल्ली और मोदी सरकार तो हमें निगेट करती रही है, तो हम हमारा कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, तो हम किससे बात देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं ये कहा था जब वो श्रीनगर में उनकी जनसभा थी, और उन्होंने ये कहा था स्वयं ही कि वाजपेयी जी के द्वारा आरंभ किए गई प्रक्रिया को, प्रोसेस को वो आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। और उन्होंने भी ये तीनों बातें कही, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, और साथ ही साथ उस समय इस पैकेज की भी घोषणा हुई। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी सरकार के चलते केंद्र की ओर से किसी भी प्रकार से इंडिफरेंस का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की भूमिका बहुत अग्रेसिव होती जा रही है, और इस्लामाबाद जो सरकार है वो पहले अपने आप को थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखती थी, वो भी अब सामने आ गई। शायद उनकी दो तरह की मजबूरियाँ, एक तो इंटरनेशनल मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान अब थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा और आतंकवाद को लेकर के जो हमारा दृष्टिकोण था सारा विश्व उसको मानने लगा। दूसरा ये भी हुआ कि उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं सेना की, उसको लेकर के। तो इसलिए हमें ये भी पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा असली दुश्मन कहाँ है। तो ये तो आप मानेंगे कि मोदी जी या आप लोगों की सरकार को नवाज शरीफ और पाकिस्तान को समझने में गड़बड़ी हो गई, आप उनको ठीक से समझ नहीं पाए, मैं ये भी नहीं कहूँगा, उनकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देख लीजिए, जहाँ तक अमेरिका के दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं वहाँ तो भारत पाकिस्तान की बात नहीं आती, वहाँ पर भी समय समय पर मौके बदलते हैं, पोजीशनिंग बदलती है, और यही तो सारी कला है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। और जैसे विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने आज एक वक्तव्य देकर के आज की तिथि में जो अपनी पोजीशन क्लियर की है, उसका ये अर्थ नहीं है कि सदा उसी तरह की पोजीशन रहती है। हाँ, तो लेकिन अब आगे चल के
मोदी सरकार का पाकिस्तान के साथ क्या रुख रहेगा अगर नवाज शरीफ और जितने भी वहाँ पर आतंकवादी हैं वो सारे ये एक ही भाषा बोल रहे हैं, वहाँ की सेना या वहाँ की आईएसआई सब मिलके एक ही भाषा बोल रही है, तो फिर आप लोगों का पाकिस्तान को लेकर क्या रवैया रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, प्रश्न किया, और इसका सार ये है, जैसे कि सुषमा स्वराज जी भी स्वयं कह चुकी हैं सदन के भीतर और सदन के बाहर भी, कि भारत का पाकिस्तान के प्रति रवैया मुख्य तौर पर 2-3 बिंदुओं पर आधारित रहेगा। पहला तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्वक रिश्ते बने, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के। दूसरा ये कि आतंकवाद के साये में बातचीत करना कठिन रहता है, क्योंकि जहाँ गोलीबारी चल रही हो तो एक दूसरे का स्वर ही नहीं सुनाई देता। और तीसरा ये कि किसी तीसरे देश या अथवा तीसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप ना हो, और ये बात तो अब यूएनओ भी स्वीकार कर चुका है। तो पीएम को अब नहीं लगता दो टूक बोलना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट देश तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रधानमंत्री भी बोले। एक नवाज शरीफ है वहां से, वो पाकिस्तान वहां कश्मीर की गुहार लगा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश में भी और विदेश में भी जहां पर भी ये विषय चर्चा में आया है, बड़ी स्पष्टता से अपना मौक़िफ़, अपना रुख अपनी ओर से भी, देश की ओर से भी और सरकार की ओर से स्पष्ट किया है। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सडनली बीजेपी की छवि जो है वो ऐसी क्यों बन गई है कि दलित विरोधी कुछ छवि बनती जा रही है? देखिए, कुल मिलाकर के जितना अल्पसंख्यकों का ध्यान और चिंता भाजपा को है, उतना शायद किसी और को नहीं। और ऐसा कई बार अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने ये कहा भी है। और अक्सर एक बात मेरे ध्यान में आई, सदन में भी कहा जा रहा था कि साहब 2 सालों में अल्पसंख्यकों के ऊपर जितने दंगे हुए, जितने अत्याचार हुए, अब चूँकि मैं कहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय भी ये बात आ रही थी कि मुजफ्फरनगर, किशनगंज, मेरठ और 1984 के सिखों के दंगे सब के सब तो उस समय हुए जब भाजपा सरकार में थी नहीं, और अब 2 वर्ष में कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ उस प्रकार के दंगे नहीं हुए। लेकिन हाँ, आपकी बात को ना नकारते हुए, क्योंकि हमें ईमानदारी से मंथन भी करना आवश्यक है, जैसे आपने कहा कि कहीं ऐसी परसेप्शन बन गई, कोई ऐसा वक्तव्य आया, लेकिन आपको एक बात की दाद देनी होगी कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस पर एक्शन भी लिया जहां भी कहीं इस प्रकार की बात हुई है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हवाले से बात कर रहे हैं। विरोधी छवि बन रही है। आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें दलित जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा, निश्चय ही रोल प्ले करते हैं समाज का हर वर्ग। लेकिन चाहे वो बिहार का इलेक्शन देख लिया जाए, उसके पहले मोहन भागवत जी का वो बयान देख लिया जाए, या जिस तरीके से आपके उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी का बयान, मतलब ये कहीं ना कहीं एक लार्जर पिक्चर जो ड्रॉ कर रहा है, उससे आप लोगों को कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो द फ्रूट ऑफ पुडिंग लाइज इन द टेस्ट, वो तो जब चुनाव होंगे पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में भी यदि हम बात करें तो निश्चय ही वहाँ पर इतना अधिक एंटी इनक्यूबेंसी इस समय फीलिंग है कि लोग एक विकल्प की तलाश में हैं, और एक वायबल अल्टरनेटिव यदि उन्हें दिखाई दे रहा है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। देश में कहीं ना कहीं हर जगह ये आईएस की बात हो रही है। क्या सच में आईएस देश में बहुत बुरी तरह से फैल गया है? क्या एक्चुअल स्थिति क्या है? मैं इसका उत्तर बहुत प्रिसाइसली देने की पोजीशन में तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रश्न है, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ सरकार के सदस्य होने के नाते कि किसी भी प्रकार की ऐसी चुनौती होगी भी तो वर्तमान सरकार सक्षम है उस चुनौती का सामना करने के लिए, उस चुनौती को पराजित करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।